जय हिंद फ्रेंड्स, आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। नाम है समकालीन दक्षिण एशिया और ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे दक्षिण एशिया के बारे में, अर्थात भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है उन्हीं को दक्षिण एशिया के रूप में जानते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है क्या है दक्षिण एशिया। इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आप दक्षिण एशिया के बारे में। तो दक्षिण एशिया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि को दक्षिण एशिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, उत्तर में आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से जो ये क्षेत्र है दक्षिण एशिया का, वो बहुत ही विशिष्ट नजर आता है। और दक्षिण एशिया जो है वो विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणाली है, अलग अलग तरह के धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक प्रणाली जो है वो एक जैसी नहीं है दक्षिण एशिया में, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग देखने को मिलता है इन देशों में। जैसे कि भारत और श्रीलंका लोकतंत्र के उदाहरण है, यानी कि डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। इसी प्रकार श्रीलंका 1948 में जब स्वतंत्र हुआ, इसने भी लोकतंत्र को ही अपनाया। और आज वर्तमान में दोनों ही देशों में लोकतंत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतंत्र और सैनिक तंत्र दोनों के ही उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर सेनाओं का शासन और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके द्वारा भी शासन चलाए जाते रहे हैं और सैनिक के द्वारा भी शासन चलाए जाते रहे हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश और पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में शुरुआती दौर में सैनिक तंत्र कायम रहा है, कुछ समय के लिए लोकतंत्र देखने को मिला है। बांग्लादेश में वही शुरुआती दौर में लोकतंत्र देखने को मिला, फिर सैनिक तंत्र, यानी शीत युद्ध के बाद से यहाँ पर बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेपाल है वो शुरू में यानी कि 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और अब ये एक प्रकार से गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों ही है नेपाल में। नेपाल में राजा का शासन अब खत्म हो चुका है 2008 से, यहाँ पर लोकतंत्र के जरिए शासन चलाया जाता है। इसी प्रकार भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है। भारत का जो पड़ोसी देश, वो 2008 से संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है, यानी कि राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र प्रणाली यहाँ पर भूटान में आज भी जारी है। ठीक है, इसी प्रकार मालदीव 1968 तक सल्तनत था, यानी कि यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था। फिर 1968 में ही यहाँ पर ये मालदीव से सल्तनत समाप्त कर दिया गया और ये एक गणतंत्र बन गया, यानी रिपब्लिक देश बन गया। ठीक है, मालदीव। और यहाँ पर आदेशात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। इसका मतलब है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया जाता है। मालदीव एक बहुत ही छोटा सा देश है, एक द्वीपीय देश है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है चारों दिशाओं से। अब देखते हैं हम पाकिस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में। अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, पाकिस्तान में सेना एवं लोकतंत्र। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश की जो शासन की बागडोर है वो जनरल अयूब खान के द्वारा ले लिया जाता है। यानी कि जो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है तो इसका संविधान ही उस समय तक नहीं बनता है, बहुत लेट में बनता है। उसके बाद जब पहला संविधान पाकिस्तान का बनता है तो उसके बाद जनरल अयूब खान के द्वारा शासन की बागडोर संभाल ली जाती है, जो कि वो सेना का प्रमुख होता है। फिर जनरल अयूब खान के शासन के विरुद्ध जनता भड़क जाती है, यानी कि जनता में आक्रोश होती है, वो जनरल अयूब खान के शासन से तंग आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जनरल अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जनता हटा देती है सत्ता से जनरल अयूब खान को। अगला जो शासक होता है वो जनरल याहिया खान होता है, यानी कि ये भी एक सेना का प्रमुख ही होता है और ये शासन के बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। इसके समय में यहाँ पर बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ता है और भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना पड़ता है 1971 में। यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। उस समय जो पाकिस्तान का कमान संभाल रहा होता है, पाकिस्तान का जो शासक होता है वो जनरल याहिया खान होता है। ठीक है, और यहाँ पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है। तो भारत इसमें विजयी होता है 1971 के युद्ध में और एक नए देश का जन्म होता है। यानी इसका परिणाम क्या होता है 1971 का?
नए देश का जन्म होता है जो कि बांग्लादेश कहलाता है। और कहा भी जाता है ना, दुनिया को एक प्रकार से मैसेज जाता है कि मुबारक हो, पोता हुआ है। ठीक है। के बाद पाकिस्तान के टूटने के बाद वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन देखने को मिलती है। वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है और वह 1977 तक चलती है। ठीक है। यानी कि 1971 से पाकिस्तान में लोकतंत्र देखने को मिलता है जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में, और ये 1977 तक चलती है। लेकिन 1977 में जनरल जिया उल हक के द्वारा भुट्टो की सरकार गिरा दी जाती है। यानी कि ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चला रहे होते हैं, इनकी सरकार 1977 में गिरा दी जाती है जनरल जिया उल हक के द्वारा, और जनरल जिया उल हक शासन की बागडोर संभाल लेता है। ठीक है। फिर 1982 के बाद लोकतंत्र के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए जाते हैं। यानी कि लोकतंत्र के आक्रोश जो है वो पाकिस्तान के लोगों में भड़क उठती है और वो लोकतंत्र शासन व्यवस्था चाहते हैं। तो 1982 के बाद यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं और इसका सामना करना पड़ता है जिया उल हक को। और उसके बाद ये व्यक्ति जिया उल हक जो है, ये भी सेना का ही प्रमुख होता है, ये हट जाता है, यानी पद छोड़ना पड़ता है उसके बाद। 1988 में बेनजीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार बनती है। ठीक है। ये जो बेनजीर भुट्टो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की सुपुत्री होती है, बेटी होती है, और इनकी एक लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर एक बम ब्लास्ट में बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हो जाती है। फिर नवाज शरीफ की सरकार देखने को मिलती है। ये दोनों सरकारें जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, निर्वाचित सरकार होती है, जो कि 1999 तक ये कायम रहती है। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया, किसका? नवाज शरीफ का। यानी कि फिर से सेना का दखल 1999 में देखने को मिलता है पाकिस्तान की राजनीति में। जो निर्वाचित सरकारें होती है उसको हटा दिया जाता है, उसका तख्ता पलट करके, यानी कि उसके सरकार को गिरा दी जाती है। और ये जो परवेज मुशर्रफ है, सेना का प्रमुख होता है, ये शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। और देखते देखते 2001 में ये परवेज मुशर्रफ स्वयं को राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करा लेता है। ठीक है। फिर बाद के वर्षों में ये जो सेना के प्रमुख है वो अपने देश को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए चुनाव भी करवाते हैं। तो 2008 से ये एक प्रकार से पाकिस्तान लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक दिखावटी है। वास्तविकता में जो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था है वो सेना के द्वारा चलाई जाती है, सेना के द्वारा ही संचालित की जाती है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी जो सरकारें हैं वो आती है, लेकिन वो सेना के अधीन होकर के कार्य करती है। ये वास्तविकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम ना होने के क्या क्या कारण हैं। तो पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र ना होने के क्या क्या कारण हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा देखने को मिलता है। यानी कि पाकिस्तान की राजनीति पर जो दबदबा है वो वहाँ की सेना का, वहाँ के धर्मगुरुओं का, जो मौलवी होते हैं, वहाँ के भूस्वामी, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उन सभी का सामाजिक दबदबा पाकिस्तान पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र स्थापित नहीं होते हैं। ठीक है। और इसीलिए कई बार वहाँ पर जो निर्वाचित सरकारें होती है पाकिस्तान में, यानी जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकारें होती है, उसको गिरा दिया जाता है और सैनिक शासन को स्थापित कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो सेना के शासन है वो ज़्यादातर देखने को मिले हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ के समाज में इन लोगों का ज़्यादा दबदबा रहा है और ये निर्वाचित सरकार को स्थापित नहीं होने देते हैं अस्थायी रूप से। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण है, पाकिस्तान के साथ भारत की तनातनी हमेशा से ही बना रहती है। यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट बने रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमेशा से ही भारत पाकिस्तान के बीच में मतभेद बने रहते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर सेना को ज़्यादा समर्थन मिलता रहा है और इसीलिए वहाँ पर सेना ने हमेशा से ही ज़्यादातर शासन स्थापित किए हैं। ठीक है। और वहाँ के जो जनता है वो इन मुद्दों के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो सेना के रूप में बेहतर मानते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि सेना ही सबसे अच्छे ढंग से पाकिस्तान का नेतृत्व कर सकती है। वो किस मुद्दों पर? तो भारत को और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद चलते हैं, इन मुद्दों पर तो वो पाकिस्तान के जो जनता है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सेना तंत्र है वही बेहतर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है।
फिर तीसरा कारण है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन देखने को नहीं मिलता है। यानी कि किसी भी देश में लोकतंत्र हमेशा कायम रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी के देश होते हैं उन देशों का भी समर्थन होना जरूरी होता है, जिससे कि वो देश लोकतांत्रिक कहलाए। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में लोकतंत्र को समर्थन ही नहीं दिया जाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा, इसीलिए यहाँ पाकिस्तान में सैन्य तंत्र ज़्यादा हावी रही है, यानी कि सेनाओं ने ज़्यादातर शासन संभाला है। फोर्थ पॉइंट है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाकिस्तान में हमेशा से ही सेना का समर्थन किया है, यानी कि सैन्य तंत्र को ज़्यादा समर्थन दिया है पश्चिमी देश, अर्थात जो यूरोप के देश है वो और अमेरिका जैसे देश, इन्होंने हमेशा से ही पाकिस्तान में सेना का समर्थन किया है, सैनिक तंत्र को कायम करने के लिए अपना समर्थन देते रहे हैं। और इसके पीछे एक और कारण है, पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका पाकिस्तान में अपने हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, सप्लाई कर सके, इसलिए भी इन देशों ने पाकिस्तान में सेना को ज़्यादा समर्थन दिया है, ना कि अस्थायी लोकतंत्र को। ठीक है, तो ये सभी कारण आप बता सकते हैं। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। टॉपिक है बांग्लादेश में लोकतंत्र। इसमें देखेंगे कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आता है और बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित होते हैं। तो देखिए, सन 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यानी जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का है वर्तमान में, और एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश पहले, और वो 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो किस प्रकार से बना, तो अंग्रेजी शासन में, यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी जब भारत पे, तो उस समय में बंगाल और असम के विभाजित क्षेत्रों से मिलकर के और ये पूर्वी पाकिस्तान बना था, जिसे आज वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे ये पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उर्दू भाषा थोपने के खिलाफ थे। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेशियों पर उर्दू भाषा थोपना चाहते थे, वो अपनी संस्कृति को लादना चाहते थे पूर्वी पाकिस्तानियों पर। ठीक है, और वो इसके खिलाफ थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग। तो बंगाली संस्कृति, उनकी जो भाषाएं थी, उनके साथ पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाने लगा, उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इसके खिलाफ में हो गए ये पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान के लोग अर्थात बांग्लादेशी। ठीक, फिर इस क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने न्यायोचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उठाई, अर्थात ये चाहते थे पूर्वी पाकिस्तान में जो प्रतिनिधित्व हो वो पूर्वी पाकिस्तान से ही हो, पूर्वी पाकिस्तान के ही नेता ज़्यादातर पूर्वी पाकिस्तान पर शासन का संचालन करें। ठीक है, इस जन संघर्ष का जो नेतृत्व होता है वो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान इस जन संघर्ष का नेतृत्व करते हैं और शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग होती है वो 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीटों को जीत लेती है। चुनाव में सारी के सारी जो सीटें होती है पूर्वी पाकिस्तान की, उस पर आवामी लीग की जीत हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के सरकार पर मुख्यतः पश्चिमी नेताओं का दबदबा होता है, इसलिए वो जीत को स्वीकार नहीं करते, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग जीतती है उसको वो अस्वीकार कर देते हैं पश्चिमी नेताओं के द्वारा। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का काम किया जाता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है। इन सब की वजह से भारत के समक्ष बहुत बड़े पैमाने पर समस्या आन खड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, वो शरणार्थी के रूप में भारत की ओर पलायन करते हैं और ये भारत के लिए एक प्रकार से बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और साथ ही भारत सरकार भी पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन करते हैं और उन्हें हर तरह के संभव जो सहायता होती है, आर्थिक सहायता हो या फिर सैनिक सहायता हो, वो भारत सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को दी जाती है। अंततः ये सारी की सारी जो घटनाएं होती है वो दिसंबर 1971 में
युद्ध के रूप में तब्दील हो जाता है। युद्ध का परिणाम भारत की जीत और पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। पूरे विश्व इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में यानी 90,000 सैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है भारत के सामने, और भारत यहाँ पर जीत दर्ज करता है इस युद्ध में, और एक नए देश का जन्म होता है जो कि बांग्लादेश कहलाता है। फिर बांग्लादेश संविधान बनाकर उसमें स्वयं को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश स्वयं को घोषित करता है। फिर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा संविधान में संशोधन कराया जाता है और संसदीय प्रणाली की जगह पर आदेशात्मक प्रणाली को लागू कराया जाता है। संसदीय प्रणाली जैसे आज वर्तमान में भारत में संसदीय प्रणाली चलती है, तो वहां भी संसदीय प्रणाली थी, लेकिन संशोधन करा करके वहां पर आदेशात्मक प्रणाली को लागू कराया गया। फिर शेख मुजीबुर रहमान अपनी पार्टी को छोड़कर, जो कि पार्टी का नाम था अवामी लीग, उसे छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है बड़े पैमाने पर, और इसमें एक नाटकीय त्रासदी में शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो जाती है। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी पार्टी बनाई, नाम था बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 के चुनाव में ये जीत जाता है, लेकिन जियाउर रहमान की मृत्यु हो जाती है बाद में। और एचएम इरशाद जो कि एक सैनिक शासक ही होता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है ये एचएम इरशाद, इसके द्वारा शासन की बागडोर संभाली जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। फिर लोकतंत्र के लिए इसके शासन में बहुत ही ज़्यादा आंदोलन होने लगते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से सैनिक शासक होता है, तो लोकतंत्र की छूट ये ज़्यादा देता नहीं है, इसलिए जनता द्वारा यहाँ पर लोकतंत्र के आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाए जाने लगते हैं। मजबूरन एचएम इरशाद राजनीतिक गतिविधियों में कुछ हद तक छूट दे देता है, और फिर अगले 5 वर्षों के लिए वो राष्ट्रपति नियुक्त होता है। फिर 1990 के बाद उसे पद छोड़ना पड़ता है, और 1991 में नए सिरे से चुनाव होते हैं, और अब वहाँ पर वर्तमान समय में लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि मूलक सरकारें चुनी जाती है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। देखते हैं हम नेपाल के बारे में। अगला टॉपिक है 4th टॉपिक, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, यह कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है, राजा का शासन हुआ करता था, और इस दौरान कई राजनीतिक पार्टियां और जो जनता है वो उत्तरदायी शासन की मांग करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो राजा था वो सैन्य मदद से यानी कि सैनिक सहायता से शासन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, और यहाँ पर लोकतंत्र अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि लोकतंत्र कह सकते हैं समाप्त हो जाता है नेपाल में। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र आंदोलन होते हैं फिर से, और 1990 में एक नए लोकतंत्र संविधान की मांग मान ली जाती है राजा के द्वारा, ठीक है। यानी कुछ हद तक राजा के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलाने की छूट दी जाती है। यहाँ पर 1990 के दशक में फिर नेपाल के जो माओवादी होते हैं वो नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो जाते हैं। माओवादी मुख्यतः जो चीनी क्रांति के जो नेता थे माओ त्से-तुंग, उसकी विचारधाराओं से प्रभावित है, जिन्हें हम माओवादी कहते हैं, और ये माओवादी नेपाल में अपना प्रभाव कायम करने में सक्षम हुए थे, सफल हो गए थे। और ये माओवादी जो थे मुख्यतः नेपाल में नेपाल के राजा और वहाँ के सत्ताधारी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, ठीक है ना, यानी कि युद्ध लड़ना चाहते थे, और इसलिए राजा और माओवादी गुरिल्लों के बीच में कुछ हद तक हिंसक युद्ध होते रहे, और ये कुछ समय के लिए त्रिकोणीय युद्ध में बदल गया। त्रिकोणीय युद्ध का मतलब है यहाँ पर 3 पक्ष से लड़ाई लड़ना या 3 पक्ष से युद्ध होना, जैसे कि एक राजा के साथ, एक माओवादी के साथ, और तीसरा है सत्ताधारी वर्ग के साथ। और ये त्रिकोणीय युद्ध के उदाहरण हैं राजा, माओवादी और सत्ताधारी, और इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था। 2002 में राजा संसद को भंग कर देता है और वहाँ की जो सरकार है उसे गिरा दी जाती है, यानी कि जो भी लोकतंत्र बचा होता है वो लोकतंत्र नेपाल से समाप्त हो जाता है, और ये घटना 2002 अप्रैल 2002 की है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2006 का जो है वर्ष आता है, और उस दरमियान देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन बड़े पैमाने पर
चलाए जाते हैं और अंततः समर्थकों को इसमें सफलता मिलती है। लोकतंत्र बहाल करने के लिए जो राजा होता है वो मजबूर हो जाता है और राजा जो ज्ञानेंद्र होता है वो बाध्य होकर संसद बहाल कर देता है। और इस प्रतिरोध का जो नेतृत्व है, यानी कि लोकतंत्र बहाल हो नेपाल में, इसके लिए जो प्रतिरोध कर रहे थे और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो 7 दलों के गठबंधन कर रहे थे, जिसे हम 7 अलायंस पार्टी भी कहते हैं। और माओवादी थे, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये सभी के सभी लोकतंत्र बहाल करने के लिए वहाँ पर देशव्यापी स्तर पर लोकतंत्र आंदोलन कर रहे थे और अंततः इसमें उन्हें सफलता हासिल होती है और जो राजा ज्ञानेंद्र होता है वो संसद को बहाल करने पर मजबूर हो जाता है। 2006 तक जो नेपाल संवैधानिक राजतंत्र हुआ करता था वो 2008 में नेपाल पूरी तरह से राजतंत्र से मुक्त हो जाता है, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद यह लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है नेपाल। और वर्तमान में जो नेपाल है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ पर राजा का शासन समाप्त हो चुका है। और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया और आज वर्तमान में नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब बचे हुए टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।